नमस्कार, रण क्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस दूसरे चरण में विधानसभा की कुल 32 निर्वाचन क्षेत्र हैं, उनके लिए पोलिंग होगी। 16 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। नामांकन पत्र भरने की अंतिम तारीख 28 सितंबर है। अगले दिन ही नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और उम्मीदवार 1 अक्टूबर तक अपने नाम वापस ले सकते हैं। इस बीच विभिन्न दल उम्मीदवारों के नामों की घोषणाएं लगातार कर रहे हैं। एक तरफ एलजेपी ने 9 उम्मीदवारों की अपनी एक अंतिम लिस्ट है वो जारी करके अपने करीब सभी प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं, तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने भी 17 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए। उधर बीजेपी ने 153 और हम पार्टी अपने सभी 21 जगहों से अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। इन सब खबरों पर डीडी न्यूज अपनी पैनी निगाह बनाए हुआ है। इसके अलावा हम आपको आज दिखाएंगे 2 रण क्षेत्रों की कहानी और वहां के लोगों की जुबानी। ये 2 रण क्षेत्र हैं चेरिया बरियापुर, जहां का जायजा लिया हमारे संवाददाता ऋतु वर्मा ने, और इमामगंज, जहां पर मुकाबला काफी रोचक दिलचस्प होने वाला है। जेडीयू के प्रत्याशी और विधानसभा स्पीकर उदय नारायण चौधरी को उनके गढ़ में चुनौती देने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी खुद मैदान में उतरे हैं। गौरतलब यह भी है कि इमामगंज की यह सीट बीजेपी के कोटे की थी और जीतन राम मांझी अपनी परंपरागत मखदूमपुर सीट के अलावा यहां से भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और बीजेपी ने यह सीट उनके लिए छोड़ी। तो यहां का हाल जाना हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने। बिहार विधानसभा में आखिर मुद्दे क्या है, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं गया जिले के इमामगंज विधानसभा में। यहाँ पर हम जानेंगे यहाँ की जनता से कि आखिर इनकी नज़र में सबसे अहम मुद्दा क्या है इमामगंज में। आपसे शुरुआत करते हैं, आप बताइए कि इमामगंज विधानसभा में सबसे बड़ा मुद्दा आपकी नज़र में क्या? हमारे विधानसभा अध्यक्ष महोदय, अभी जब चुनाव का मौसम आ गया है, गांव-गांव, टोले-टोले, मोहल्ले-मोहल्ले में जाकर अपने द्वारा किए गए विकास कार्यों का प्रचारित कर रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से वो जोड़ रहे हैं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को और इंदिरा आवास योजना को। ये सारे योजनाएं जो ये गिना रहे हैं, ये सारे केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं और इनका होना तो लाजमी था। विधायक ऐच्छिक फंड से इन्होंने अपने समय में, अपने कार्यकाल में क्या काम करवाया, उसको जरा सा सार्वजनिक करें और उसमें से सिर्फ 5 ऐसे स्कीम्स चुन के बतावें जो इनके नज़र में बहुत अच्छा काम हुआ हो और उसी का करवा लिया जाए इंस्पेक्शन, और उसके बाद इनकी सारी कलई खुल जाएगी। क्या मुद्दा आप मानती हैं इमामगंज विधानसभा में? इमामगंज विधानसभा में तो उदय नारायण चौधरी जी विधायक हैं, लेकिन उनको माध्यम से तो हमको लगता है कि एक भी काम नहीं किए हैं। वो खाली झूठो आश्वासन देते रहते हैं कि हमने ये काम किया, वो काम किया, लेकिन इनका काम एक भी नहीं है। स्कूल में वही देखते हैं कि बंटवारा, बच्चों लोग को पैसा बंटवाना या साइकिल बंटवाना, इनका काम नहीं है, लेकिन फिर भी अपना वाहवाही लूटने के लिए। इमामगंज के जो आम बासिंदे हैं, उनकी नज़र में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है विधानसभा चुनाव में? यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है शांति, जो कि आज इस क्षेत्र में नहीं है। हमारे विधानसभा के जो विधायक हैं, इनका जो काम है वो बराबर इधर उधर करना, ये हमारे क्षेत्र से आते नहीं हैं, इसलिए उनको इस क्षेत्र के बारे में ज़्यादा समझ नहीं है और यहाँ की शांति व्यवस्था को वो अभी तक बनाने में कायम नहीं हो पाए। और रही बात दूसरी मुद्दे पर कि ठीक है, विकास तो ये मतलब केंद्र राज्य प्रायोजित होता है, ये तो सतत प्रक्रिया है, होते ही रहेगा, मगर विकास योजनाओं को सुचारू लागू करवाना, तो मैं यहाँ ये देख रहा हूँ कि हमारे विधानसभा क्षेत्र के जो प्रतिनिधि हैं वो टॉप मोस्ट पोस्ट पर हैं, मगर मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि इस विधानसभा में भ्रष्टाचार भी चरम पर है। भ्रष्टाचार एक मुद्दा है इनका कहना। हम आपके पास आएंगे, आप से ये जानना चाहेंगे इमामगंज विधानसभा में क्या मुद्दा मानते हैं? पहली बात तो यह है कि ये क्षेत्र बहुत रिमोट क्षेत्र है। यहाँ माननीय अध्यक्ष जी बिहार के दूसरे नंबर पर रहे। इस क्षेत्र में आज भी किसान की जो हालत है वो बहुत बदतर है। किसी तरह की कोई योजना नहीं दिखा सकते हैं माननीय अध्यक्ष जी कि यहाँ का किसान उससे लाभान्वित हुआ हो। अगर यहाँ कहा जाए इंदिरा आवास जो बड़े पैमाने पर सरकार के द्वारा पैसा दिया गया,
कोई आदमी नहीं दिखा सकता है कि यहाँ 100% में 30% काम हुआ हो। मात्र 3% जहाँ तक के है खादान की स्थिति है कि अगर बटता है तो 1 महीना 2 महीने का उसकी स्थिति है कि साहब उसमें बड़े पैमाने पर घपला होता है। आज अगर शिक्षा के मैदान में अगर देखिए तो वो भी फेल है, इसलिए कि जो सरकार ने आज भी जिन लोगों के उत्थान के लिए पैसा दिया गया है उसमें बीच बचाव और बंटवारा बीच में करके उन लोगों ने सारे पैसे का हड़प कर लिया। यहाँ सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का मुद्दा एक, किसानों की समस्या यहाँ अनेक, डीजल सब्सिडी में जो है सो बिल्कुल सारा पैसा बिचौलियों के द्वारा खा लिया जाता है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है कि साहब जो लोग हैं जहाँ पर हैं अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। यहाँ भ्रष्टाचार तो है और इमामगंज के लिए सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार ही है और सारे लोग यहाँ किसी भी तरह का कोई भी योजना से किसी को कोई लाभ नहीं मिल रहा। आप बताइए आप क्या कह रहे हैं? इमामगंज सबसे बड़ा मुद्दा है सड़क, शिक्षा, सिंचाई। समझे ना सर, सड़क, शिक्षा, सिंचाई, लॉ एंड ऑर्डर। आप क्या कह रहे हैं? सबसे बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार। गरीब लोग जा करके कंट्रोल डीलरों के पास तो उनकी दलाली है। साल में 8 महीना और 10 महीना नहीं मिलता है, 2 महीना देते हैं, उसके बाद 4 बार दौड़ाता है और नहीं होता है तो गरीबों को गाली तक के दिया जाता है। भ्रष्टाचार मुद्दा है और प्रशासन भी के बारे में भी बहुत सारी टिप्पणियां की जा रही हैं। क्या कहेंगे आप लोग? कुछ बोले। सड़क पे बोलना है, इमामगंज डुमरिया टू इमामगंज होते हुए सड़क जो बननी चाहिए 3 साल में, जो 8 साल में कंप्लीट नहीं हो सकी, वो माननीय विधायक उदय नारायण चौधरी का देन है। आप बोलना चाहेंगे? यहाँ शिक्षा का चौपट स्थिति है। अभी जैसे यहाँ पे इमामगंज विधानसभा में प्लस हाई स्कूल को +2 11 हाई स्कूल को +2 किया गया है। जो हाई स्कूल में ही टीचर पढ़ाने के लिए नहीं है वो +2 में क्या पढ़ावेंगे? जो टीचर अभी सामने में है एक गर्ल्स हाई स्कूल, ये जो है +2 का दर्जा इसे मिला है। इसमें 10 का पढ़ाने के लिए मात्र 4 टीचर हैं, तो वो +2 का क्या क्लास चलेंगे? अब यहाँ का जो मुद्दा विकास मुद्दा है, वो यहाँ विकास अभी तक जो फिलहाल है तो नहीं हो पाया है। जब ये सरकार इनका बना तो उस समय बोले कि जितना भी घुसखोर या जितना भ्रष्टाचारी है सबको हम नापेंगे, लेकिन अभी तक इमामगंज खास करके इमामगंज विधानसभा में कितना को नापे। अभी पंचायत के लिए जो वहाँ बोला गया था कि सबका अपना बिल्डिंग दिया जाएगा, लेकिन चल के देखिए अभी ग्राम कचहरी जो चल रहा है वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरा पॉइंट, अब बताते हैं कि यहाँ पर ही न्याय मित्र और सचिव एक दिन भी ड्यूटी नहीं किया, जिसका पेमेंट बार बार उठ जा रहा है। जबकि हमने इसका कंप्लेन भी किया जीपीएस के पास, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? बहुत सारे मुद्दे उठा रहे हैं। इमामगंज में सरकार संपोषित भ्रष्टाचार जो है उसकी खात्मा सबसे पहला नंबर जरूरी है। इमामगंज प्रखंड में 123 बूथ हैं, हर बूथ से एक ही आवाज़ उठ रही है, इस बार बदलाव होनी चाहिए। यहाँ उग्रवाद से लोग त्रस्त हैं और जातिवाद से लोग त्रस्त हैं, आतंकवाद से त्रस्त हैं, और जिसका मेरे वर्तमान जो हमारे प्रतिनिधि हैं इस पर कोई उनका ध्यान नहीं रहा। इसलिए जनता पूरा आक्रोशित रूप से उनको यहाँ से हटाने के लिए तैयार। क्या कहना चाह रहे हैं आप? बताइए कि क्या मुद्दा है यहाँ पर इमामगंज में? मुद्दा तो यही हमारे समझ से है कि एक जदयू का छोटा से छोटा कर्जकर्ता का अगर किडनैपिंग होता है तो वो 2 दिन में रिकवर कर लेते हैं हमारे एसपी साहब, थाना प्रभारी साहब। लेकिन हमारे राजेश कुमार का मर्डर हुए बहुत सालों साल गुजर गया, लेकिन अभी तक ना तो वहाँ पर टीम जांच के लिए पहुँची है और ना आज तक उसका कोई निर्णय आया है। यही जनता पूछना चाहती है कि आखिर उनका हत्यारा कौन है। इमामगंज विधानसभा में सर ऐसा है कि यहाँ बदलाव बहुत ज़रूरी है, चूँकि यहाँ कर्मचारियों के साथ बहुत दिक्कत किया जा रहा है। यहाँ सांख्यिकी स्वयंसेवकों को आत्मदाह करने के लिए तैयार है, हाथ काटने के लिए तैयार है, लेकिन यहाँ की नीति सरकार कुछ सुन नहीं रहा। आशा बढ़ने के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। यहाँ बदलाव बहुत जरूरी है। क्या आप कहना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि आशा कार्यकर्ता दीदी लोग को खदेड़ खदेड़ के नीतीश के राज में पिटवावल जा रहा है, इसीलिए वो कहते हैं कि यही ला तो ड्रेस पहन के आगे ले है और दरखास्त लेवेला। यही तो नीतीश के राज में देख रहे हैं कि महिला लोग पर डंडा चार्ज करवा दे रहा है पुलिस पर। सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं आपके माध्यम से उदय नारायण चौधरी जी से पूछना चाहता हूँ कि जो भी यहाँ पर रोड बन रहा है, पुल बन रहा है, क्या 20 बरस में ये रोड जो बना है वो आज भी अधूरा है? और पुल जो बन रहा है, आप दुभल पुल जाकर देख लीजिए,
पुल बन के तैयार हो गया है, रोड का कहीं नामो निशान नहीं है। समस्याएं हैं वर्तमान 20 साल से यहाँ उपेक्षित है। जब से यहाँ हमारे चौधरी जी विधानसभा के रहे और 2 टर्म से अध्यक्ष पद भी रहे, अध्यक्ष का बिल्कुल ही इन्होंने मान सम्मान नहीं किया, जनता का भी ख्याल नहीं किया, कोई अफसर भी इन पर कंट्रोल नहीं रख पा रहे हैं। ये एक ऐसी विधानसभा है, इमामगंज विधानसभा, जहां पर जेडीयू के कद्दावर नेता उदय नारायण चौधरी विधायक हैं और जो विधानसभा अध्यक्ष भी हैं। ये सीट एक तरह से टेस्ट भी है आरजेडी और जेडीयू कांग्रेस गठबंधन का, क्योंकि पिछली बार आरजेडी यहाँ दूसरे नंबर पर रहे थी। बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन इमामगंज से जो मुख्य मुद्दा उभर कर आ रहा है वो विकास का मुद्दा है। कुछ लोग दावे कर रहे हैं कि विकास हुआ है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका कहना है कि विकास नहीं हुआ है। निश्चित तौर पर एक ऐसी सीट होगी जिस पर सभी की निगाहें लगी रहेंगी आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में कि आखिर इमामगंज विधानसभा सीट पर क्या समीकरण उभरते हैं। चूँकि हम जानते हैं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जो मुखिया हैं, अध्यक्ष हैं जीतन राम मांझी, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि वो खुद इस सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। कैमरामैन संजय जना के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, इमामगंज। तो ये थी इमामगंज की तस्वीर और अब आपको दिखाते हैं बेगूसराय जिले के चेरिया बरियापुर रण क्षेत्र से वहां की जनता के चुनावी मुद्दे। रण क्षेत्र में हम जिला बेगूसराय के चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। 15,800 एकड़ में फैली चेरिया बरियारपुर की चर्चा एशिया में की जाती है। एशिया में सबसे बड़ी बर्ड सेंचुरी यहीं पर है। आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से, बात करते हैं कि इन लोगों के क्या मुद्दे हैं, क्या है समस्याएं यहाँ का, किस तरह के इलाके में आज की तारीख में सुविधाएं हैं और क्या चाहते हैं ये राज्य सरकारों से, अपने नेताओं से। जानना चाहेंगे इलाके की बड़ी समस्याएं क्या? इलाके की बड़ी समस्या है बेरोजगारी। इलाके की बड़ी समस्या है कि हमारी ज़मीन 40% डूब जाती है कांवर लेक के कारण। 23,530 एकड़ में कम्पैक्ट वाटर लॉगिंग एरिया है, जलग्रहण एरिया है, उसमें से 15,800 एकड़ को नोटिफाई कर दिया गया। विडंबना ये है कि वन विभाग का जो वन संरक्षण अधिनियम 1972 ABC में से किसी को फॉलो नहीं किया जा रहा है। हमारी ज़मीन की बिक्री पर भी रोक लगा दिया गया। उसके विकास के लिए 89 से आज तक किसी को फुर्सत नहीं है। ना ही वेटलैंड बोर्ड का गठन हुआ, ना ही उसके 35 करोड़ रुपए का उपयोग हुआ, ना ही इन लोगों का, जो लोग कांवर पर जीते हैं, हमारे मछुआ भाई हैं, हमारे किसान हैं जो जीते हैं, उनकी जीविका के लिए किसी को कोई परेशानी नहीं है। और यहाँ पर सारी समस्याएं खेती को लेकर है। लोग अपना खेती उती मवेशी चरवालते हैं, बकरी से चर जाता है खेत, सब फसल ठीक से नहीं होने जाता है। गांव में एक भी पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है। मवेशी हॉस्पिटल कार्य रूप में नहीं है, सिर्फ नाम का आदर्श है, आदर्श मवेशी हॉस्पिटल है। अनुमंडलीय अस्पताल का कोई भी व्यवस्था नहीं है अभी तक, और रेफरल में भी ठीक से कोई काम नहीं होता है। किस तरह के स्वास्थ्य की सुविधाएं इलाके में है? इलाके में यहाँ एक अनुमंडल अस्पताल की व्यवस्था की गई। चंद्रमोहन राय के समय में ही ये उद्घाटन हुआ 5,95,00,000 की लागत से, जो कि आज तक के डेट में अधूरा पड़ा हुआ है। अगर ये समस्या हल हो जाती तो यहाँ के जितने भी इलाके के लोग थे वो अस्पताल यहाँ के बदौलत बेगूसराय नहीं जा पाते। यहाँ पर जो समस्याएं हैं, स्वास्थ्य की किस तरह की सुविधाएं आप लोगों को मिलती हैं? अस्पताल जब जाते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, दवाइयाँ मिलती हैं? हमारे यहाँ तो हजूर मैंने जमगले गढ़ को नज़दीक है, सबसे बाहर ये मझौल से सबसे बाहर टप्पू में है। वहाँ टप्पू में हमारे सबको किसी का दुखी हो जाता है तो कोई संभरता है, कोई नहीं संभरता है कि काहे कि मैंने बड़ी दूर से यहाँ पर हॉस्पिटल है, तब पा नहीं सकते हैं। तब हम सब तो बड़ी अफवाह में है, रास्ते पैरा घर द्वार का कोई मैंने अच्छी नहीं है, मजबूर है हम सब। इलाके में अनुमंडलीय अस्पताल बनना शुरू हुआ जी, उससे लोगों को सुविधा होती जी, उसकी क्या स्थिति अभी रही है? शंभू बाबू ने स्पष्ट कहा कि उसका कोई मॉनिटरिंग नहीं है, कोई व्यवस्था नाम चीज़ नहीं है, लूट खसोट का अड्डा बन जाता है। जो जहाँ आते हैं नर्स से लेकर डॉक्टर तक सब परसेंटेज गरीबों को चूसना चाहते हैं, परसेंटेज लेना चाहते हैं, जिसके चलते विकास के जगह पर उसकी बर्बादी होती है। एक प्रॉब्लम। दूसरा, इस जिला का मेन प्रॉब्लम है मैडम कि अमीर से अमीर हर एक कास्ट के लोग जो हैं हसनपुर मिल में गन्ना सप्लाई किया, बरसों बीतने चला है, अभी तक
दवाई के लिए वो मर सकता है, लेकिन वहाँ गन्ना का अपना जो सप्लाई किया है पैसा मांगने जाता है तो स्पष्ट वहाँ के जो प्रबंधक हैं वो कहते हैं कि मैं आपका कर्जदार हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कहाँ से दूंगा। क्या ये सवाल से उन गरीबों को, उन किसानों को क्या समस्या हल हो सकती है जो अपने खून पसीना से पूंजी लगाकर शारीरिक परिश्रम कर करके पैसा वहाँ लगाया और अभी पेमेंट नहीं हो रहा है बरसों ये से। कितने समय से रुका ये हुआ है? जबकि ये फरवरी में हो जाता था, फरवरी से ज़्यादा मार्च तक में सबों का पेमेंट होना चाहिए था, लेकिन अभी अगर सितंबर आ गया है पेमेंट नहीं हो रहा है मैडम। इलाके में जो सामुदायिक केंद्र या फिर जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, शिक्षा की सुविधाएं, इनकी क्या हालत है? अरे इनकी हालत तो इतनी बदतर है, करोड़ों रुपया की लागत से हॉस्पिटल बना हुआ है और मैंने वहाँ पैर रखने के लिए भी जगह नहीं है। जब ये चुनावी समय आता है, एक से एक नेता आते हैं, बोलते हैं हम आपकी समस्या पे ध्यान देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। यहाँ के जितने भी नेता लोग हैं फिर जीत के जाते हैं। अब हम बता रहे हैं यहाँ जितने भी गरीब आदमी हैं वो इलाज कराने के लिए बेगूसराय जाते हैं। अगर यहाँ इसका सही सुविधा मिल जाए, हॉस्पिटल अगर चालू हो जाए तो गरीबों का उद्धार हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अभी हम बोल रहे हैं फिर भी इस पर कोई ध्यान चाहिए। आवाज़ दिल्ली तक जाए या अमेरिका तक जाए, ये सुनवाई होने वाला मेरे समझ से नहीं है यहाँ पे। आपके इलाके से मेजर मुकेश ने अपनी शहादत कश्मीर में दी थी और उसके बाद वो एक सामुदायिक केंद्र बनाया गया सरकार की मदद से। उसके लिए ज़मीन मेजर मुकेश के घर वालों ने दी कारगिल युद्ध में। और ये इस समय क्या हालत में ये पूरा सामुदायिक केंद्र है? मैडम, यह कहने में भी शर्म लगता है, यह भूत बंगला बना हुआ है जो एक शहीद जवान के याद में उसके पुरखों ने अपने करोड़ों की संपत्ति दे दी और स्थानीय जनप्रतिनिधि और पदाधिकारियों की उपेक्षा के कारण यह भूसखारा बना हुआ है, यह भूत बंगला बना हुआ है, जो हम तमाम लोगों के लिए चिंता और दुख का विषय है। इसका जीर्णोद्धार होना चाहिए, यही मेरा कहना। और एक यही नहीं, इस तरह के इस इलाके में कई सवाल हैं। न किसान के खेत में पानी की सुविधा है, न समुचित दूर दराज के मुख्य मार्ग से अलग हो जाइए तो बिजली पहुंच पाती है। अस्पताल को आप देख ही रहे हैं और यही स्थिति है। आपसे जानना चाहेंगे, आप कुछ कहना चाहेंगे अपने इलाके के बारे में? मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर पानी की बहुत समस्या है, क्योंकि पीने के लिए लोगों को मतलब जो पानी का जो उसका सरकार के द्वारा जो उसको निर्धारित किया गया है कि इतना मतलब पानी में आयरन या ये नहीं होना चाहिए, वो सब यहाँ रहते हुए के बावजूद भी यहाँ के लोगों को दूषित पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ता है। हम खुद उसका भुक्तभोगी हैं। और दूसरी बात है कि हमारे यहाँ नाला की बहुत समस्या है, जो पानी भागने की कोई व्यवस्था नहीं है। हमने कई जनप्रतिनिधि से भी मुलाकात किए हैं, उस पर कई बार हमने चिंतन किए हैं, उसको हम बोले हैं। बिजली नहीं था तो किसी तरह लोग तार खींचकर 100 मीटर 200 मीटर अपना पैसा तार खींचकर और लोग अपना पैसा खर्चा करके जेबी से और ये कर रहा है। और निकलने के लिए मुर्दा निकलने के लिए जगह नहीं है उसमें, मतलब 1.5 से 2 फीट रास्ता है। मैंने डीएम को भी जाकर बोला, इंक्वायरी भी हुआ, जांच कमेटी भी बैठा इस पर। 2 अनुमंडल पदाधिकारी, कार्य पदाधिकारी मंझौल, पटना की टीम भी आया जांच करने के लिए, वो सही आदेश दिया, लेकिन आज तक वो मामला पेंडिंग में फेंका हुआ है। शिक्षा का स्तर लगातार हम जो बिहार में तमाम जिलों में जा रहे हैं वहाँ पता चल रहा है कि एक तरह से पिछले कुछ सालों में गिरता चला गया है। शिक्षा की सुविधा, शिक्षकों की मौजूदगी इस इलाके में कैसी है? इस इलाके में तो यहाँ वर्तमान में हमारा नवसृजित विद्यालय के हम HM हैं, तो इससे रूबरू हो ही रहे हैं। 2006 में विद्यालय की स्थापना हुई है और यहाँ के लोगों का बहुत सराहना मिल रहा है, जिसके वजह से ही चल रहा है। मतलब सरकार तरफ से बिल्कुल भूमिहीन है ये, और कुछ साधन उपलब्ध अभी तक नहीं कराया गया है। और समझिए जो मतलब जनता के सहारे चल रहा है। यहाँ कुछ बाथरूम शौचालय वगैरह कुछ नहीं है, मतलब महिला शिक्षिका 2 हैं, काफ़ी दूरी जाना पड़ता है। बच्चे हमारे हैं करीब में, हम लोग बहाना बना के दूर जाते हैं। ये सब समस्या से नित्यदिन झेलना पड़ रहा है। बेगूसराय को औद्योगिक राजधानी बिहार की कहा जाता है। चेरिया बरियारपुर एशिया में मशहूर है बर्ड सेंचुरी के लिए, तो इसकी अपनी एक पहचान है।
क्या लगता है कि उस पहचान को कितना बरकरार रखा है अभी तक की सरकारों ने इस इलाके के विकास में? इस इलाके को विकास के लिए कोई भी सरकार कुछ नहीं अभी तक कर पाई है, जिसका ज्वलंत उदाहरण है कि नीतीश सरकार डंके के चोट पर डंका पीट कर कहती है कि महादलितों के लिए हमने ऐसा काम किया वैसा काम किया, लेकिन उनका जो कार्यक्रम था कि दलित का मोहल्ला में बैठका बनाया जाए, स्पेशल चापाकल लगाया जाए, बिजली का मुहैया कराया जाए, शौचालय बनाया जाए, वगैरह वगैरह काम, लेकिन हमारे पंचायत में एक भी काम देखने को नहीं मिल रहा है। और यहाँ विद्यालय की स्थिति ऐसी है कि यहाँ रविदास मोहल्ला में एक स्कूल चल रहा है, विद्यार्थी के बैठने के लिए न कोई रूम है न बरंडा है, खुले मैदान में लोग बैठते हैं जहाँ के हेडमास्टर यहाँ उपस्थित हैं। लड़कियाँ पढ़ने जाती हैं? हाँ, लड़का लड़की जो पढ़ने जाते हैं, पढ़ने में भी तो दिक्कत है। क्या दिक्कत है कि रास्ता भी नहीं है, पानी में जाते हैं आते हैं, और की शिक्षा के स्कूल भी ठीक नहीं है। अस्पताल की क्या हालत है? और अस्पताल की खराब हो या बच्चा पैदा हो, ये सब बहुत स्थिति करे। अस्पताल में दवाई आर नहीं मिले थे, जाए छी तो एगो टैबलेट खा लेते छी, कहते हैं जा लिख देते हैं जाओ दुकान में खरीद लो। एम्बुलेंस नहीं, सब खराब उराब सब नहीं धरल है, जाइए तो कखनो कोई नहीं डॉक्टर मिलत नहीं नर्स मिलत, कुछ नहीं। क्या है इलाके की समस्याएं? अभी वंचित वर्ग को प्रशासन के द्वारा लाभ नहीं मिल रहा है, उसको आवास की सुविधा, वृद्धा पेंशन की असुविधा है, नहीं मिल रहा है। तो ये अभिवंचित वर्ग का जनाक्रोश परिलक्षित होता है। गांव में जाइएगा तो आप चप्पल पहन के पूरे गांव कहीं नहीं घूम सकते हैं। 4 पंचायत का ये आबादी है, पूरा गांव पानी से भरा रहता है, जल निकासी का सुविधा नहीं है, बिजली की सुविधा नहीं है। लोग बीमार होते हैं तो रेफरल अस्पताल जाते हैं और ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं तो रेफरल अस्पताल से ट्रांसफ़र किया जाता है कि बेगूसराय पटना जाओ, और रास्ते में डेथ हो जाते तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि मझौल में एक बड़ा सा अच्छा अस्पताल बन जाए ताकि लोगों के यहाँ सब सुविधा बने, ताकि पटना बेगूसराय न जाना पड़े। मैं बस यही कहूँगा। 5 साल पहले इस इलाके में अनुमंडलीय अस्पताल का शिलान्यास हुआ और वो कुछ हालत में बन के भी खड़ा हुआ, लेकिन आज भी 5 साल बीतने के बाद न तो वहाँ पर मशीन्स हैं, न वो अस्पताल चालू हो पाया है। यही नहीं, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, ये तमाम समस्याओं से ये इलाका आज भी जूझ रहा है। उससे भी बड़ी बात है, जब यहाँ पर हम लोग इन लोगों से बात की तो कुछ उस वर्ग के लोग थे जिन्होंने कहा कि इस प्रदेश में दलित और महादलित को लेकर जिस तरह की एक बड़ी राजनीति हो रही है इस वक्त, उसमें भी इन दलितों के और महादलितों के वो मुद्दे आज भी सामने नहीं आ पा रहे हैं जिससे वो इतने सालों से जूझ रहे हैं, जबकि पूरी राजनीति आज की तारीख में उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रही है। कैमरामैन विनय के साथ ऋतु वर्मा, बेगूसराय के चेरिया बरियारपुर से। तो आज आपने देखे 2 रण क्षेत्रों चेरिया बरियारपुर और इमामगंज का हाल, और हर हफ्ते, हर सोमवार को, बुधवार और शुक्रवार को हम इसी तरह आपको लगातार दिखाते रहेंगे 2 रण क्षेत्रों की तस्वीरें। फिलहाल रण क्षेत्र में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।